गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजुकेन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि CGSI का सिलेबस आ चुका है और आगामी जो भविष्य में CG मेंस का भी एग्ज़ाम होना है। उसी आधार पर हम हिंदी भाषा की क्लास आपके लिए लेकर आए हैं और कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसमें वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज हम उसी आधार पर देखेंगे क्रिया कि क्रिया क्या है, उसके भेद क्या हैं, उसको हम आज जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज कि क्रिया क्या है। क्रिया, अब देखते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया जो है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, वह क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए वही क्रिया है। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण: पढ़ना, लिखना, चलना आदि। ठीक है, तो ये है क्रिया। अब क्रिया कैसे बनती है उसको देखते हैं हम। क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। इसमें उदाहरण हम देखेंगे तो क्रिया का वह मूल रूप कौन सा है जो धातु कही जाती है। जैसे उदाहरण हम इसमें देखते हैं कि पढ़ना, पढ़ना ये है पूरा क्रिया। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये पढ़ना क्रिया कहलाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें धातु क्या है? पढ़। पढ़ जो है धातु, इसमें ना क्या है? प्रत्यय। तो यहाँ से हमको समझ आता है कि पढ़ जो धातु है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका खंडन करना संभव नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धातु। अब अगर इसी को बोलें कि धातु में प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो भी क्लियर हो गया कि धातु में प्रत्यय लगा लें तो वह क्रिया बन जाएगी। ठीक है, और साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो धातु जो है क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहता है। जैसे मैंने बताया भी, पढ़ना जो है तो पढ़ धातु, तो सभी जगह जहाँ पे प्रत्यय लग रहा है तो वो धातु ही होगी, उसके बाद उसमें प्रत्यय लग रहा है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि वह मूल शब्द जिसमें विकार या परिवर्तन हो, जिसमें विकार या परिवर्तन हो, तब वह क्रिया बनती है। क्रिया, लेकिन वह मूल शब्द ही क्या है? वो मूल शब्द ही जो है वो धातु है। ठीक है, जो मूल शब्द है वो धातु है, और मूल शब्द में जो विकार उत्पन्न होगा, यानी धातु में जो विकार उत्पन्न होगा वही क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो उदाहरण हमने देख लिया है। तो इसमें देखते हैं धातु के भेद कौन कौन से हो सकते हैं। धातु के भेद, धातु के भेद, यहाँ पर धातु के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला देखते हैं मूल धातु। मूल धातु नाम से स्पष्ट है, मूल है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वह स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो है स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आप में पूर्ण है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा इसी में देखते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु, यौगिक धातु भी नाम से स्पष्ट है कि इसमें जुड़ रहा है, कोई भी दो या दो से अधिक जो है धातु जुड़ रहा है। अगर इसको परिभाषित करें
तो किसी धातु में या मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को जोड़कर या संयुक्त करके, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु का निर्माण किया जा सकता है। तो ठीक है, मूल धातु में तो वही आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे पढ़, चल, और इसमें जुड़ेगा तो वो पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जुड़ रहा है, इसमें प्रत्यय लगा रहे हैं अपन, पढ़ना, चलना। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये स्वतंत्र होती है और यौगिक धातु जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा धातु के भेद। अब इसमें देखेंगे यौगिक धातु। यौगिक धातु को यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है कि ये यौगिक धातु जो है किस प्रकार बनती है, यौगिक धातु का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, इसको भी यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखेंगे हम पहला यौगिक धातु के निर्माण किस प्रकार होते हैं। उसमें पहला बताया गया है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया धातु, प्रेरणार्थक क्रिया धातु। ठीक है, प्रेरणार्थक, इसका देखेंगे अनुवाद ही क्या आएगा प्रेरणार्थक का, किसी को प्रेरणा देना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे को प्रेरणा देगा कि तुम यह कार्य करो, तो वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें उदाहरण देखेंगे। इसमें मूल धातु, मूल क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसमें यहाँ पे समझेंगे, जैसे मूल धातु है चल, मूल क्रिया का क्या होगी, चलना। प्रत्यय लगने के बाद ये चलना, ये मूल क्रिया हो जाएगी इसका। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में होगी चलाना और हो जाएगी चलवाना। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि किसी को बोल रहा है कि चलाना, इसको चलाना है, इसको चलवाना है, इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अगला देख लेते हैं इसी में यौगिक क्रिया धातु। यौगिक क्रिया धातु, यहाँ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं यौगिक, पीछे भी हमने देखे हैं यौगिक धातु जो था, यहाँ पे बोल रहा है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, मतलब यहाँ पे जुड़ रहा है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जब कोई नया बनता है शब्द या धातु, सॉरी शब्द बनता है, तो वो यौगिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका उदाहरण, गिर पड़ना, गिर पड़ना, उठ जाना, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, तो ये है यौगिक क्रिया धातु। दो या दो से अधिक धातु इसमें मिल रहे हैं ना, दो या दो से अधिक धातु जब मिलते हैं या उसका संयोग होता है तो ये यौगिक क्रिया धातु बनती है। अब इसी में देखते हैं नाम धातु। नाम धातु क्या है, नाम धातु संज्ञा या विशेषण से, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु जो है वो नाम धातु कहलाती है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु, बनने वाली
धातु नाम धातु कहलाती है। जैसे इसमें उदाहरण देखें, हाथ, ये हमारी संज्ञा हो गई हाथ। अब इसको मिलाने से बन रहा है संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु, इससे बन रहा है हथियाना, हथियाना। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा से और विशेषण से बनने वाली धातु हमारी नाम धातु कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका यौगिक धातु किस प्रकार बनता है उसका प्रकार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद, क्रिया का भेद। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो दो प्रकार की इसमें क्रिया बताएंगी, सकर्मक और अकर्मक। तो इस दोनों को भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है सकर्मक क्रिया और क्या होती है अकर्मक क्रिया। पहले देखते हैं सकर्मक। जिस क्रिया का, सकर्मक में जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे कर्म पर पड़ेगा वो हम देखते हैं, क्रिया का फल। उदाहरण देखते हैं, राहुल पत्र लिख रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, राहुल पत्र लिख रहा है। यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया, लिखने का क्रिया कर रहा है ना वो, राहुल जो है लिखने का क्रिया कर रहा है। यहाँ पे पत्र कर्म है, राहुल पत्र लिखने का कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। राहुल लिख तो रहा है लेकिन क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो पत्र हमारा हो गया कर्म, लिखना हमारी हो गई क्रिया। ठीक है, तो ये था उदाहरण। इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ पत्र को हटाकर राहुल लिख रहा है, तो यहाँ पे कर्म की अनिवार्यता बन रही है कि लिख तो रहा है राहुल लेकिन क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो वो राहुल पत्र लिख रहा है जो कि ये उसका कर्म है, लिखना हमारा क्रिया। इस प्रकार जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो ये है पत्र पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है यानी कर्म पर पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको उदाहरण सहित। अब अगला देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक, अगर इसको नाम से समझना चाहें तो वहां पे लिखा था सकर्मक। सकर्मक मतलब कि जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो वो हो गया सकर्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये अकर्मक है। कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। वहां पर देखे थे कर्म पर पड़ रहा था इसलिए सामने स लगा हुआ था, सकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है वो सकर्मक है और उसमें कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, अकर्मक जो है इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है और कर्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पुजारी आता है,
ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। पुजारी आता है, इसमें कोई दिख रहा है कर्म? नहीं दिख रहा है, आ रहा है लेकिन उसका प्रभाव इसी पर पड़ रहा है। पुजारी आता है, कौन आ रहा है? पुजारी ही आ रहा है, वह स्वयं आ रहा है, तो उसका फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकर्मक। तो ये उदाहरण से और इसका परिभाषा से आपको समझ आ गया होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या चीज़ होती है। अब इसमें देखेंगे कुछ और भेद बताए गए हैं इसमें क्रिया के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रिया के अन्य भेद, अन्य भेद पहला देखेंगे इसमें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया वह क्रिया जो मूल क्रिया के साथ, वह क्रिया जो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, वह क्रिया जो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसका वाक्य को पूर्ण करने में और उसका अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। सहायक क्रिया जो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसका अर्थ स्पष्ट करने एवं उस वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। जैसे देखते हैं, राहुल आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है अपनी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये हो गया अपना मुख्य क्रिया। राहुल आ रहा है ना, उसका आना ही मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार हो गया हमारा ये सहायक क्रिया, राहुल आ रहा है, ठीक है। ये उसका उदाहरण हो गया। तो इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त कर किसी दूसरे कार्य को करता है तो होगा हमारा पूर्णकालिक क्रिया। पहली जो क्रिया जो समाप्त हो चुकी है वो हमारी होगी पूर्णकालिक क्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में, राम खाना खाने के बाद सोने चला गया। सोने चला गया। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि जब कर्ता है, जो कोई कर्ता पहले एक क्रिया को समाप्त कर अगली क्रिया के लिए चले जाता है, तो यहाँ पे राम जो है खाना खाने के बाद, खाना खा लिया वो, उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। तो ये वाला जो क्रिया है, पहली जो क्रिया है खाना खाने की, ये हमारी होगी पूर्णकालिक क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्णकालिक क्रिया। इसी में देखते हैं अगला, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया। नामबोधक, सामने पढ़े थे हमने नाम धातु, ये भी उसी प्रकार है नामबोधक क्रिया। नाम धातु में दो या उसमें पढ़े थे, संज्ञा या विशेषण में, विशेषण से बनने वाली धातु। यहाँ पे आएगा संज्ञा या विशेषण से जुड़ने वाली क्रिया, से जुड़ने वाली क्रिया, ठीक है। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने वाली क्रिया हमारी नामबोधक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, लाठी मारना,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाठी मारना, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ने वाली जो क्रिया, ठीक है, तो ये था हमारा नामबोधक क्रिया। इसी में हम अगला देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसके कर्म, जिसमें दो कर्म होंगे, ठीक है, जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो कर्म, नाम से ही जैसे स्पष्ट है ये द्विकर्मक, द्विकर्मक, ठीक है, दो कर्म की बात कर रहा है ये, तो जिसके दो कर्म हो, जिसके दो कर्म हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विकर्मक। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वह खेल कूद रही है, वह खेल कूद रही है, वह खेल कूद रही है। तो यहाँ पे खेलना और कूदना दो क्रिया है, खेलना और कूदना, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, जिस क्रिया के दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, सॉरी, पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल था, मैंने द्विकर्मक में बता दिया है उसको, ठीक है, संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल था जिसमें दो क्रिया संयुक्त रूप से प्रयोग में आती है, ठीक है। दो कर्मक का उदाहरण अभी मैं बता दूंगा द्विकर्मक का। संयुक्त क्रिया जो है जिसमें दो क्रियाएं एक साथ होती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वह खेल कूद रही है, वह खेल कूद रही है, ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया, दो क्रिया एक साथ संयुक्त रूप से हो रही है, ठीक है, वह खेल कूद रही है, तो यहाँ पे खेलना और कूदना, ठीक है, ये दो क्रियाएं हो रही है, तो ये संयुक्त क्रिया। अगर हम द्विकर्मक का उदाहरण देखें, द्विकर्मक का उदाहरण, द्विकर्मक, द्विकर्मक में आएगा राम विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी, ठीक है, इसमें दो कर्म है, विद्यार्थी हो गया एक और दूसरा हिंदी। वह विद्यार्थियों को तो पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विकर्मक, इसमें दो कर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अगला देखे थे हम संयुक्त क्रिया, जिसमें दो क्रियाएं हो रही थी, जैसे वह खेल कूद रही है तो खेलना और कूदना दो प्रकार की क्रिया संयुक्त रूप से हो रही थी, ठीक है। इसमें अगला देखेंगे क्रियार्थक संज्ञा, ये लास्ट है इस क्रिया टॉपिक का, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा वह क्रिया जो संज्ञा की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, वह क्रिया जो कि संज्ञा की भांति, संज्ञा की भांति या संज्ञा की तरह व्यवहार करता है, तो वो हो गया हमारा क्रियार्थक संज्ञा। इसका उदाहरण देख लें, पैदल चलना, पैदल चलना, इसमें आएगा जैसे पैदल चलना हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन यही यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, पैदल चलना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्रिया, कि क्रिया क्या होता है, उसके कौन कौन से भेद हैं, उसके अंदर और अन्य भेद क्या क्या हैं, जैसे हमने देखा क्रियार्थक संज्ञा देखा, नामबोधक क्रिया देखा, संयुक्त क्रिया देखे, द्विकर्मक क्रिया देखें,
तो ये सब था आज का क्रिया का टॉपिक का, पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है कि क्रिया क्या है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे CGSI और मेंस के टॉपिक, मेंस में मतलब CGPSC मेंस में, तो इसी से आ सकते हैं। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, और अगर कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम देखेंगे तत्सम तद्भव क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।